नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर के इंस्टीट्यूट की बायोलॉजी क्लासेस में। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं की बायोलॉजी क्लासेस में जो स्टडी करने वाले हैं, हमारा जो आज का मुख्य पॉइंट रहेगा या टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लोरोफिल टेस्ट का। चूँकि हमने कुछ एक्सपेरिमेंट जो हैं वो पहले पढ़े थे, 2 एक्सपेरिमेंट कराए थे पहले। एक तो प्रकाश संश्लेषण के लिए है ये एक्सपेरिमेंट जो हम करा रहे हैं। ये प्रकाश संश्लेषण में हमें क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का हमने बताया था कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है प्रकाश संश्लेषण का, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा के साथ साथ एक आपका कोई भी एक्सपेरिमेंट पूछ लिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला तो हमने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 आवश्यक है, क्यों, ये वाला एक्सपेरिमेंट बताया था। दूसरा हमने बताया था प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो क्यों होती है, वो भी हमने बताया था। अब हमारा जो थर्ड है वो है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, क्यों, ये बताना है। क्योंकि आपको सभी को पता है क्लोरोफिल जो होता है यानी हरित लवक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्लोरोफिल को, क्लोरोफिल इसे बोलते हैं हम हरित लवक। हरित लवक होता है, हरित लवक का कलर कैसा होता है, हरे रंग का होता है। ये पौधों का रंग हरा किसकी वजह से होता है, यानी प्लांट्स का जो कलर होता है, प्लांट्स कलर भी हम इसको बोलते हैं, यानी किसकी वजह से होता है, हरित लवक की वजह से होता है। इसमें जिनमें भी हरित लवक होता है उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की होती है। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक प्रकार का लवक होता है। लवक में हमने आपको कक्षा 9 में पढ़ाया था, लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। चूंकि पौधों का रंग हरा होता है, इसलिए पौधों में मुख्य रूप से पाया जाने वाला जो लवक होता है वो होता है हरित लवक। हरित लवक की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ये सिद्ध करके हमें बताना है। यहाँ पे प्रयोग के माध्यम से हम बताएंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसलिए बड़ी गंभीरता से, बड़े प्यार से आप लोगों को ये समझना है। बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप इसमें बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी। और बायोलॉजी तो सब्जेक्ट ऐसा है, आप इसमें बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे अगर आप बड़ी गहनता से और डेली अपनी वीडियो को देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप 100% रिजल्ट लेकर के आओगे इसमें। और हमारे विद्यार्थी, खासतौर पे जो आर के इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी हैं, जो आर के इंस्टीट्यूट की क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, वे कभी भी बायोलॉजी में या किसी अन्य सब्जेक्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं मतलब उनको आती है। ठीक है, तो हम लेकर के चलते हैं अपने पॉइंट को। देखिए, हमारे नोट्स में हमने आपको बताया था, देखिए हमारे पास हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, ये प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, ये बताना है हमें। देखिए, सामग्री हमें कौन सी चाहिए कि इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें ये बताना है कि भाई देखिए प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रोसेस है, मतलब प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे स्वपोषण की क्रिया को करते हैं, मतलब अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की सौर ऊर्जा को लेकर के रासायनिक ऊर्जा के रूप में बनाते हैं भोजन को, यानी रासायनिक पदार्थों के रूप में बनाते हैं, जैसे ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में बनाते हैं। तो पेड़ पौधे उस प्रक्रिया को करते हैं। कौन सी प्रक्रिया है वो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो। तो हम उसी प्रक्रिया में क्लोरोफिल के जो महत्व है क्लोरोफिल का, वो बताना है। कैसे हम ये पता लगाएंगे कि क्लोरोफिल ही वो पदार्थ है जिसकी वजह से पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। CO2 तो है ही, प्रकाश भी जरूरी है, CO2 भी जरूरी है, लेकिन इनके साथ साथ अन्य और कौन सा पदार्थ है जो आवश्यक है, वो है क्लोरोफिल, जो कि हम अभी बताएंगे। तो देखिए, सामग्री कौन सी चाहिएगी हमें, पहले तो हमें चाहिएगा कोई चित्तीदार पत्ती वाला पौधा चाहिएगा। ठीक है, कौन सा पौधा, चित्तीदार पत्ती का पौधा चाहिएगा। दूसरा, आयोडीन घोल चाहिएगा हमें, आयोडीन विलयन चाहिए, एथिल अल्कोहल भी हमें चाहिए, क्योंकि आयोडीन घोल आपको पता है, हमने आपको बताया था, आयोडीन घोल का प्रयोग मंड को जानने के लिए, मंड के परीक्षण के लिए किया जाता है।
ठीक है, हम ये पता लगाने के लिए करते हैं कि पत्ती में स्टार्च बना या नहीं बना, क्योंकि पौधे भोजन को मंड के रूप में बनाते हैं, तो उस मंड को हम पता लगाते हैं इससे। एथिल अल्कोहल इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एथिल अल्कोहल से पूरा क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रयोग कैसे करेंगे। इस प्रयोग को करने के लिए यानी क्रोटॉन, ये इसने गलत लिखा हुआ है, क्रोटॉन का पौधा होता है, क्रोटॉन का पौधा जिसको हम बोलते हैं चित्तीदार पत्ती वाला पौधा का पौधा लेते हैं। इन पत्तियों के केवल हरे भाग में ही पर्णरिम होता है, क्योंकि ये चित्तीदार पत्ती ऐसी होती है, चितकबरी सी पत्ती होती है, कहीं पे तो वाइटनेस होती है, कहीं से रंग उड़ा हुआ होता है और कहीं पे हरा रंग होता है। तो क्या करते हैं इसमें हरे भागों में क्या होता है, पर्णरिम होता है, क्योंकि पर्णरिम वहीं पाया जाएगा जहाँ पे हरा रंग होगा, मतलब हरा रंग का पर्णरिम की वजह से ही होता है। सफ़ेद भागों में पर्णहरिम नहीं होता, इसीलिए वे सफ़ेद होते हैं। इसको अंधकार में लगभग पौधे को गमले सहित हम क्या करते हैं 36 घंटे के लिए अंधकार में रखते हैं और मंड रहित कर लेते हैं। अंधकार में इसलिए रखते हैं ताकि उसमें कोई मंड न रहे, यानी मतलब में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न करे। अब लगभग 5-6 घंटों तक पौधे को प्रकाश में रखा जाता है, यानी अंधकार में 36 घंटे रखने के पश्चात पौधे को 5-6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, ताकि दोबारा से मतलब इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को देखेंगे। पौधे की एक पत्ती को तोड़कर एथिल अल्कोहल में उबाला जाता है। एथिल अल्कोहल जो है उसमें उबालते हैं इसको, ताकि इसका सारा क्लोरोफिल नष्ट हो जाए। इसके बाद मंड परीक्षण के लिए पत्ती को आयोडीन विलयन में डाला जाता है। हम देखते हैं कि वही भाग नीले होते हैं जिन स्थानों पर हरा रंग था, मतलब जो सफ़ेद वाले रंग थे वे तो रंगहीन थे ही, ठीक है, बाकी जो हरे रंग के थे उसमें भी क्या होता है, वही क्या होता है, नीला होता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि केवल हरे भाग में ही मंड बना, क्योंकि मंड वहीं होगा जहाँ पे क्लोरोफिल उपस्थित था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि क्लोरोफिल जहाँ भी होगा वहीं भोजन बनेगा, और जहाँ क्लोरोफिल नहीं होता वहाँ पे कोई भोजन नहीं बनता। तो इसलिए ये पता चलता है कि पौधे में क्लोरोफिल भोजन बनने के लिए यानी मंड बनने के लिए जरूरी है। तो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष को देखते हैं। देखिए, इससे सिद्ध होता है कि पर्णहरिम की उपस्थिति में ही मंड बनता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम आवश्यक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इसको जो हम समझाना चाह रहे हैं। बड़ी उम्मीद है आप सभी से कि आप लोग इसको समझेंगे। ये हमारा चित्र है, देखिए ये एक चितकबरी पत्ती थी, इसमें ये जो दिखा रखे हैं डार्क कलर, ये कैसा कलर है, सफ़ेद वाइट वाला रंग है, यानी पर्णहरिम रहित भाग है जहाँ पर कोई पर्णहरिम नहीं था। और ये जो बाकी का अन्य जो भाग है इसमें क्लोरोफिल उपस्थित है। तो इसको हमने 36 घंटे के लिए, लगभग कितने घंटे के लिए, 36 घंटे के लिए हमने क्या किया, इसको अंधकार में रखा, और फिर 5 से 6 घंटे के लिए हमने इसको क्या करा, प्रकाश में रखा। तो रखने के बाद हमने क्या करा, पत्ती को तोड़ा और उसको एथिल अल्कोहल में उबाल दिया। उबालने के पश्चात हम इसको आयोडीन विलयन में डालते हैं, जिससे हमने क्या देखा कि जो ये ग्रीन पार्ट था यही नीला होता है, बाकी जो व्हाइट वाला पार्ट था ये जुगा तो रंगहीन रहता है, इसमें कोई स्टार्च नहीं होता है। तो इसलिए इसमें कोई मतलब इसमें जब क्लोरोफिल नहीं होता तो स्टार्च भी नहीं बनता है। तो ये बात थी। अब देखिए हमारा जो पॉइंट है, आगे का पॉइंट हमारा है जल। जल की पौधों में क्या उपयोगिता है, तो ये हमें ये बताना है भाई, महत्वपूर्ण क्यों है जल। ठीक है, अब देखिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की उपस्थिति है वो पौधों की वजह से है, आप सब जानते हैं। पौधे ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं वायुमंडल में और CO2 को ग्रहण करते हैं। अब हम यदि बात करते हैं कि पेड़ पौधे वो ऑक्सीजन प्राप्त कहाँ से करते हैं, मतलब उसको बनाते कैसे हैं, तो पेड़ पौधे आपको पता है वायु मतलब जड़ों के द्वारा जल को खींचते हैं, अवशोषित करते हैं। उस जल के अंदर जो H2O होती है वो H2O, देखिए पौधे क्या करते हैं, 6CO2 + 6H2O। ये CO2 जो है ये कहाँ से ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, एटीएम लिख देते हैं। इसको कहाँ से ले रहे हैं, हमें एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, यानी वायुमंडल से ले रहे हैं। और ये जो H2 है ये कहाँ से ले रहे हैं, ये वे अर्थ से ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं, अर्थ यानी पृथ्वी से ले रहे हैं। तो क्या करते हैं, किसके द्वारा ले रहे हैं, रूट के द्वारा लेते हैं। किसके द्वारा, रूट के द्वारा। और इसे किसके द्वारा लेते हैं, इसे लेते हैं हमें अपने लीव्स द्वारा, यानी पत्तियों के द्वारा खींचते हैं। पत्तियों में जो रंध्र होते हैं उनके द्वारा में वायु को खींचते हैं। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे बनता क्या है, ये CO2 तो इसमें यूज हो जाती है, C6H12O6। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी मात्रा थी, यहाँ ऑक्सीजन की कितनी मात्रा थी। अब देखिए इस CO2 में से ऑक्सीजन की 12 अणु थे,
ठीक है भाई। तो उनमें से क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे यूज होगी 6 अणु प्लस 6O2। अब देखिए यदि ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो ये 6O2 ये जू का तू यहाँ पे नहीं आता है, 6 इसके आते हैं, 6 इसके आते हैं, तो क्या होता है, तो ये 12 होती हैं प्लस क्या होता है 6H2O, H2O नहीं, सारे अणु यूज हो गए हैं। साथ में क्या बनती है, वेपर्स बनती है कुछ, यानी कुछ H2O जो होती है वह वेपर्स यानी वाष्प के रूप में जाती है। ठीक है भाई। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये कहाँ से बनी, इस H2O से बनी। तो यानी जल इसलिए आवश्यक है क्योंकि पौधे एक तो ऑक्सीजन बनाते हैं इससे, और दूसरा क्या करते हैं, पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी करते हैं। वाष्पोत्सर्जन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि पेड़ पौधे इस वायुमंडल में जो नमी बना कर रखते हैं वो पौधों की वजह से होती है। पौधे इस वाष्प को भेजते हैं वायुमंडल में और फिर इन्हीं से बादल बनते हैं और फिर वर्षा होती है, क्योंकि वर्षा कराने में पौधे ही सबसे बड़े सहायक होते हैं। यदि आज वर्षा का औसत कम होता है तो उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है पौधों की संख्या में कमी होना। तो प्यारे विद्यार्थियों ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, जिससे पत्ते झुलस नहीं पाती, तो ये क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते रहते हैं। तो जल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो बात हमने बताई शायद हो कुछ, मुझे उम्मीद है कि हमारे प्यारे विद्यार्थी एकदम समझ जाएंगे इस बात को, क्योंकि ये चीज़ें उनको पहले भी समझाई हुई हैं। जो हमारे जो इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो तो एकदम समझ जाएंगे। अब देखिए बाकी सभी विद्यार्थी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बड़े प्यार से समझेंगे इसको। देखिए जल भी प्रकाश संश्लेषण के लिए अति महत्वपूर्ण एवं आवश्यक घटक है। घटक इसलिए बोला इसको क्योंकि ये भी अपना सहयोग करता है। पौधे जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं, हमने बताया था जड़ों के द्वारा जल को खींचते हैं। जड़ों द्वारा अवशोषित जल को जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि जड़ को जाइलम स्थानांतरित करते हैं, मतलब जल को जड़ से। जल के 7 अन्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम जैसे तत्व जो है पौधे में प्रवेश करते हैं। इससे क्या होता है, पोषक तत्वों की भी पूर्ति हो जाती है। और इसमें जो बातें नहीं लिखी हुई हैं वो नीचे लिखी हुई हैं। तो इसमें हमने बताया आपको ऑक्सीजन का फायदा होता है, वाष्पोत्सर्जन का फायदा होता है, जिससे वायुमंडल में नमी बनी रहती है। तो ये सहयोगी भी हैं, मतलब जीव जंतुओं के सहयोगी के रूप में पेड़ पौधे उपस्थित हैं। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है ये बात हम आप लोगों को बताएंगे। अब देखिए इस प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण में भोज्य पदार्थ बनते हैं जिससे मनुष्य तथा अन्य जीव जंतुओं का पोषण होता है। नंबर 2, इस प्रक्रिया में O2 का निर्माण होता है, हमने अभी रिएक्शन कराई थी, जो कि जीवन के लिए अति आवश्यक है। नंबर 3, इस प्रक्रिया में CO2 ग्रहण की जाती है, क्योंकि वायुमंडल में जो CO2 की बढ़ती हुई मात्रा है उसको भी पेड़ पौधे क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं पत्तियों के द्वारा, जो रंध्र होते हैं उनके द्वारा। O2 निकाली जाती है जिससे पर्यावरण में O2 और CO2 की मात्रा संतुलित बनी रहती है, क्योंकि वायुमंडल में जो CO2 है उससे प्रदूषण बढ़ता है। 0.03% मात्रा वायुमंडल में CO2 की उपस्थित है, तो उसमें यदि बढ़ोतरी हो जाती है तो प्रदूषण का खतरा बढ़ता है, जिस कारण पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे CO2 को अपने अंदर अवशोषित करते हैं और CO2 का उपयोग में भोज्य पदार्थ को बनाने में कर लेते हैं, जिससे वायुमंडल में प्रदूषण की मात्रा नहीं बढ़ पाती। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से क्या होता है, प्रदूषण दूर होता है, चूंकि हमने पीछे बताया आपको यही कारण है। ठीक है भाई। अब देखिए जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया, आपने जो पॉइंट था ये पूरा क्लियर कर लिया है। प्रकाश संश्लेषण में भाई क्लोरोफिल की आवश्यकता क्यों होती है ये चीज़ हमने आपको बताई है। अब हम जो नया पॉइंट है वो बनाएंगे, हमारा जो है पेज नंबर 13 पर ही डला हुआ है, जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण कैसे होता है आपको पता है, जंतु पौधों से भिन्न तरीके का पोषण अपनाते हैं। जंतु एक परपोषी तरह के जीव होते हैं, ये अपना पोषण खुद नहीं करते इनमें, क्योंकि क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता। वो पेड़ पौधों से भिन्न होते हैं। ये पेड़ पौधे तो स्थिर होते हैं, ये चल होते हैं, ये गतिमान होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, ये कुछ भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं, इसलिए जंतु जो है भिन्न तरीके का पोषण अपनाते हैं। अब जंतु की यदि बात करते हैं तो जंतु में क्लोरोफिल तो होता ही नहीं, तो जंतु क्या करते हैं, बने बनाए भोजन को यानी पौधों से या एक दूसरे जंतुओं से, अपने समाज जंतुओं से या अपने से भिन्न तरह के जंतुओं से क्या करते हैं, उन्हें खा करके या उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, उनसे ऊर्जा लेते हैं। जो ऊर्जा पेड़ पौधे अपने लिए बनाते हैं उसका उपयोग ये जंतु करते हैं। तो आइए विद्यार्थियों हम आगे चलते हैं और इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। अब देखिए
हम बात करते हैं, ये देखो, जंतु विषमपोषी हैं, यानी अपना पोषण में अलग अलग तरीके से करते हैं और अपने भोज्य या अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर है। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते या बना सकता, इसलिए वह अपना भोजन पौधों से या अन्य जंतुओं से प्राप्त करता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, घबराने की बिल्कुल भी इसमें आपको आवश्यकता नहीं है। अब हम देखेंगे, थोड़ा साफ कर देते हैं इसको। अब आप देख सकते हैं, इसलिए वह अपना भोजन पौधों से या अन्य जंतुओं से प्राप्त करता है। सभी जंतुओं को भोजन ग्रहण करने की आदत के अनुसार 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो शाकाहारी आते हैं, फिर मांसाहारी आते हैं, फिर सर्वाहारी आते हैं। शाकाहारी कौन होते हैं? जो हरे घास को खाती हैं, पेड़ पौधों को ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण, ये क्या होते हैं? ये शाकाहारी जीव होते हैं। अब मांसाहारी की बात करते हैं, जंतु जो है ये क्या करते हैं? शाकाहारी जंतु का मांस खाते हैं या फिर अपने समान थोड़े जो मांसाहारी जंतु हैं उनको खा लेते हैं, जैसे शेर, छिपकली, बाज, चीता, ये सब जो है ये मांसाहारी जंतु में आते हैं। यदि हम बात करते हैं सर्वाहारी की, तो सर्वाहारी कुछ नहीं छोड़ते, ये सब कुछ खा लेते हैं। ये जंतु अपने भोजन में पौधों तथा जंतुओं का मांस खाते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, भालू, ये सभी क्या है? सर्वाहारी है, यानी इनका सर्व आहार है, सब कुछ आहार है इनका। ठीक है, अब हम बात करते हैं जंतु में पोषण प्रक्रम के विभिन्न चरण। तो जंतु कितने चरणों में पोषण को करते हैं? देखिए, जंतु क्लोरोफिल द्वारा तो भोजन नहीं बनाते पौधों की तरह, तो ये सबसे पहले क्या करते हैं? भोजन कोई भी उनका, ठीक है, उसको ग्रहण करते हैं। भोजन को मुंह के द्वारा में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, तो उसे बोलते हैं अंतर्ग्रहण, जो कि नंबर 1 पॉइंट दिया गया है। अंतर्ग्रहण करते हैं पहले, फिर जो भोजन खाया है उसको पचाते हैं, यानी एंजाइमों के द्वारा या शरीर के अंगों द्वारा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है भोजन में, उसको पीसा जाता है, अलग अलग एंजाइमों के द्वारा उसको तोड़ा जाता है भोजन को, उसके अंदर जो अवयव उपस्थित है उसको तोड़ा जाता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को। फिर क्या होता है? जब उसका पाचन हो जाता है तो फिर जो लाभदायक पदार्थ होते हैं, जो शरीर के योग्य होते हैं, ऊर्जा देने वाले होते हैं, उनका अवशोषण होता है। रुधिर क्या करता है? उसको कोशिकाओं तक पहुंचाता है, शरीर की संपूर्ण कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, छोटे छोटे बारीक बारीक पार्ट्स को भोजन के। उससे क्या होता है? भोजन कोशिकाओं में जाता है और वहां पे ऊर्जा बनती है, तो सब बोलते हैं स्वांगीकरण। और अंत में जो अपच भोजन होता है, जिसका कोई भी आवश्यकता नहीं होती शरीर में, या जिसका पाचन भी नहीं होता, उसको मल के रूप में, यानी बेकार पदार्थ के रूप में मल विसर्जन उसका कर दिया जाता है। तो ये 5 पद हैं, पांचों के पांचों अवस्थाएं भोजन के यानी पोषण के प्रक्रम की हैं जंतुओं में। ठीक है, तो इनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो अगले पॉइंट में हम नई वीडियो के साथ में इन सभी चीज़ों को समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहो, खूब मेहनत करो। हमें आपसे उम्मीद है कि आप अच्छा परफॉर्मेंस लेकर के इसमें चलेंगे। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी आप अपने आप को गिरने नहीं देंगे।